यहाँ पे रेड लाइट एरिया में ऐसा गंदा काम दीदी लोग करते हैं करके। मैं लड़की हूँ तो जब मैं घर के बाहर वहाँ पे निकलती थी तो लोगों की गंदी नज़र मुझ पे भी गिरती थी, क्योंकि लोग अलग अलग बातें करते थे। कितना लेगी, आती है क्या, रेट क्या है। किसी को फंसाया जाता है, किसी को उसका आदमी या तो उसका बॉयफ्रेंड वही उसको वहाँ पे लाके रखता है। और आज भी समाज के लोग वो एरिया को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। 3 महीने का जो बच्चा था वो नवले ब्रिज के नीचे जाके प्लास्टिक में वो बच्चे को मारने की वो कोशिश कर रही थी। किसी ने तो भी उसको मार के धक्का दिया है और वो चला गया है। 2 घंटे वो दीदी गुजरी थी, पर किसी ने ना पुलिस इंफॉर्मेशन किया, ना 108 को कॉल किया था, ना कुछ किया। मतलब डेथ हो चुकी थी। डेथ हो चुकी थी। लोग आ रहे थे, देख रहे थे, पर कोई कुछ कर नहीं कर रहा था। हेलो एवरीवन, दिस इज मी पूजा पाल और आपका स्वागत है हमारे शो बदलाव का आगाज। हमारे साथ है अलका गुजनाल, जो कि रेड लाइट एरिया की विमेन को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सपोर्ट, हेल्प और सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है। वेरी वेलकम हियर मैम। नमस्ते, मेरा नाम अलका गुजनाल है। यस मैम। और मैं रेड लाइट एरिया में ही छोटी सी बड़ी हो गई। हाँ मैम, ये सच है क्या कि आप बचपन से वहीं पली बड़ी हैं? यस। कैसा क्या माहौल रहा, जो सब बताइएगा। मेरा बचपना वहीं पे गया है, अच्छा। तो इसलिए वहाँ पे जो भी एरिया है तो उससे ज्यादा कनेक्ट मुझे होने की संधि मिली थी। हाँ। और घर ही वहीं पे रहने के लिए है, तो आना जाना तो एक सवाल मन में थे कि बाबा ये दीदी लोग यहाँ पे रुकते क्यों हैं, हाँ। अपना मेकअप क्यों करते हैं, और इतनी डार्क मेकअप उनका रहता है, साड़ी रहती है। और ये बचपन से जब देखते समय से मन में अलग अलग सवाल पैदा हुए थे कि एग्जैक्टली ये दीदी लोग यहीं पे इतने लोग क्यों रुकते हैं। हाँ, क्या अपनी मम्मी से क्वेश्चन करती थी ये सब? हाँ, ये मैं मम्मी से जब पूछती थी सवाल, पर हमेशा मम्मी डांटती थी और कुछ वो विषय पे बात करना पसंद नहीं करती थी। अच्छा, पर आपके मन में क्वेश्चन चलता रहता था। हाँ, तो ये सवाल बहुत ज्यादा रहते थे, क्योंकि जब भी मैं अगर घर के बाहर गिरती थी तो मेरे मन में यही सोच रहता कि अगर मेरी मम्मी घर में रहती है तो ये दीदी लोग बाहर क्यों रुकते हैं। और एक जब भी दवा खाने में जाना रहता है या तो कुछ मार्केट में जाना रहने का, स्कूल के लिए जाना रहने का, तो जब भी ये 24 घंटा वो हमारा एरिया ऐसा लगने का कि क्यों ऐसे लोग यहाँ पे रुकते हैं करके। और दीदी लोग भी ऐसा क्यों माहौल रुकते होता था, पूरे टाइम लोग आते थे। हाँ, हमारी बुधवार पेट जो है दीदी वो 24 घंटा चालू ही रहती है, क्योंकि वहाँ पे लोग जैसा कि रात का समय रहता है कुछ एरिया में, वहाँ पे पूरा बंद रहता है, कोई घर के बाहर निकलना पसंद नहीं करता है। पर हमारे माहौल में, हमारे एरिया में ऐसा होता है कि वहाँ पे लोग रात के समय भी आते हैं और दिन के समय भी आते हैं, और ज्यादातर जेंट्स लोग वहीं पे आते हैं, क्योंकि वो जो एरिया है कि पुणे शहर में, और जो 3 नंबर पे वो जागतिक पातळी पे वो 3 नंबर को रेड लाइट एरिया आता है। तो वहाँ पे एक सिग्मा जो है बुधवार पेट का लगा हुआ है कि यहाँ पे रेड लाइट एरिया में ऐसा गंदा का दीदी लोग करते हैं करके। तो 24 घंटा वहाँ पे वो एरिया चालू ही रहता है। ओके, तो कभी आपको लगा नहीं कि मैं अपनी मम्मी से क्वेश्चन करूं कि हम इस एरिया में क्यों रहते हैं, हम कहीं और क्यों नहीं रहते? मैंने पूछा था, पर हमारी परिस्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि आर्थिक परिस्थिति अगर स्ट्रांग रहती थी तो हम भी वहां से जरूर निकल देते और दूसरे एरिया में जाके रह सकते थे। पर मन में एक सवाल जरूर रहने का कि मैं कहाँ पे हूँ, कौन सी जगह है, ऐसी सेफ है कौन कि सी, नहीं है? हाँ, और ऐसी क्या जगह है कि यहाँ पे इतने सब दीदी लोग ही मुझे दिखते हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि एक नजर रहता है, और बचपन में जो एक माइंड बन जाता है अपना कि अपने एरिया को एक कि बाबा मैं शाम के टाइम में खेलने क्यों नहीं जा सकती, मेरे घर पे हमारे रिलेटिव्स लोग आ क्यों नहीं सकते। और जब अगर हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे लोग आना क्यों नहीं पसंद करते। अच्छा, ये भी आपको फील हो गया था? हाँ, ये भी किस एज में आपको ऐसा महसूस हो गया था? ये बचपन में भी, बचपन में ही हुआ था दीदी, क्योंकि वहां पे जब 8-9 साल की थी तो ज्यादातर नहीं के रिलेटिव्स हमारे कोई नहीं आना पसंद करते थे। हाँ। और फ्रेंड सर्कल में भी अगर जब मेरे फ्रेंड के माँ बाप को जब पता था कि यहाँ पे हम रहते हैं,
तो वहाँ पे उनको भी वो मेरे घर पे नहीं छोड़ने अच्छा, थे। इसलिए आपको ऐसा फील हुआ कि मेरे घर कोई आ नहीं सकता। हाँ, आ नहीं सकता, और ना मैं फ्रीडम से बाहर जाके आजू जैसे कि एक माहौल रहता है कि जब अपना एक बचपना रहता है तो हम घर के बाहर जाते, खेलते, वहाँ के फ्रेंड सर्कल से कनेक्ट होते हैं। पर वहाँ पे एरिया ऐसा रहने के कारण घर के बाहर ही निकलना बहुत बहुत मुश्किल था। टफ था, हाँ। और दूसरी बात कि लोगों के सोच को हम बदल नहीं सकते थे। यस, यस। अगर मैं लड़की हूँ तो जब मैं घर के बाहर वहां पे निकलती थी तो लोगों की गंदी नजर मुझ पे भी पढ़ 100% गिरती थी, क्योंकि लोग अलग अलग बातें करते थे। कितना लेगी, आती है क्या, रेट क्या है। तो ऐसे सवाल जब भी पैदा होते थे एक उम्र में जब लड़की आती है, और वहां पे अच्छा क्या बुरा क्या ये लोगों के ध्यान में नहीं आता है। और पिताजी हमेशा डांटते थे। पिताजी को वो एरिया में रहना पड़ रहा था क्योंकि हमारे आर्थिक इनकम सोर्स उतना नहीं था। हम घर भाड़े से लेके दूसरी तरफ रह नहीं सकते थे, और पूरी फैमिली की जवाबदारी बहुत बचपन में ही मेरे ऊपर आ गई थी, जहाँ पे माँ बाप का जो रोल रहता है वो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा था। और मेरा पहला पेमेंट 500 रुपए था कि जो मैं स्टडी बूथ पे काम कर रही थी। और मैंने बहुत कम उम्र में से काम को शुरुआत किया। और कितने भाई बहन थे मैम आप? मेरे 2 भाई थे, और माँ और पिताजी थे। भाई छोटे थे? और भाई मेरे छोटे थे, और पिताजी को पैरालाइज हुआ था कि जो बहुत साल से वो बिछाने पे ही थे। तो घर के एक कंडीशन जो रहती है कि घर चलाना और घर को आगे लेके जाना, तो इसलिए मेरा बचपन से ही मैंने बहुत हार्ड वर्क किया। और हार्ड वर्क करते समय यही दिमाग में था कि मुझे मेरे फैमिली को आगे लेके जाना है। और बहुत सारी कठिनाइयाँ आती रही, और अलग अलग प्रॉब्लम सिचुएशन को मुझे फेस करना पड़ा। दिक्कतें तो बहुत सारी थी, पर जो मैं सोशल काम कर रही हूँ तो इसका सब श्रेय जो मैंने बचपन में, जो मेरा बचपना गया है, गुजरा है, बहुत परिस्थिति हालांकि के रहने के कारण कभी कभी खाने को भी नहीं मिलने का, तो एक तकलीफ अंदर से होने की कि हमने ऐसा क्या गुनाह किया है। और जब जीरो में से सब आगे आके बनाना, खुद का अस्तित्व बनाना बहुत हार्ड रहता है। पर मैंने जो भी सिचुएशन आई उसको मैंने फेस किया, एक्सेप्ट किया, और वो परिस्थिति में जैसी परिस्थिति थी उसको मैं कंटिन्यू की। पर तो ऐसा मैंने सोचा नहीं कि बाबा अभी बस रुक जाएंगे। मैंने सोर्सेस देखे, और मेरा जो बचपना था तो यहाँ तक कि मुझे किताबें, स्कूल के कपड़े, कभी कभी जो नोटबुक, ये सब मुझे सपोर्ट डोनेशन में मिला। कि सपोर्ट किसी ने तो भी किया करके मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ। आज एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए भी ना मैंने कभी कहाँ पे क्लास लगाया था ना कुछ किया था, पर एक उद्देश्य यही था कि मुझे काम तो मुझे करना था, घर को आगे लेकर आना था। क्योंकि भले वो पगार मेरा कम रहता था तो भी उसमें मेरा घर का थोड़ा तो भी खर्चा निकल सकता था। तो इसलिए मैंने वो सब एक्सेप्ट किया, घर भी संभाला, और खुद का एजुकेशन भी कंप्लीट किया। और भगवान जरूर है, क्योंकि भगवान ने कोई किसी के इंसान के रूप में उसने भेजा, और मेरी जो इच्छा थी कि मुझे एजुकेशन कंप्लीट करना है तो मैंने एजुकेशन कंप्लीट किया। काफी सवाल एजुकेशन के टाइम आए कि कभी कभी जाने के लिए पैसे भी नहीं रहने के, ट्रैवल्स भी नहीं कर पाती थी, कभी कभी चलते जाती थी, कभी कभी नहीं जाती थी। भारतीय विद्यापीठ में मैंने MSW कंप्लीट किया, पर वो जहाँ पे भारतीय विद्यापीठ कॉलेज था कि SNDT कॉलेज के आगे, तो वहां पे तक जाने के लिए कभी कभी पैसे नहीं रहने के, तो चलते भी मैं वहां पे गई। 10वीं से 12वीं का एजुकेशन मेरा सेवा सदन जो लक्ष्मी रोड पे था वहां पे मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद में मैंने शाहू कॉलेज में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, पर शाहू कॉलेज में भी घर से लंबा रहने के कारण ट्रैवल्स का खर्चा था, बस का खर्चा था, तो मैं रेगुलरली कॉलेज कभी अटेंड नहीं किया।
तो मैम आप ये बताइए कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा वहाँ पे, और कुछ लड़कियां जबरदस्ती भी लाई जाती हैं उस एरिया में, रेड लाइट एरिया में। तो आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया, अपनी आंखों से देखा है कि बहुत सारी लड़कियां जबरदस्ती लेके आई जा रही हैं और बेची जा रही हैं, ऐसा कुछ देखा है अपने आंखों से? दीदी कैसा रहता है कि जब भी कोई लड़की वहां पे बेची जाती है तो वो लड़की को एजेंट लेकर आता है। एजेंट आता है, लेकर आता है, वो बेच देता है, वो डील हो जाती है और उसके बाद में वो लड़की को वहीं पे रहना पड़ता है। और भागने की कोशिश कर भागने की कोशिश दीदी स्टार्टिंग में तो नहीं होती है, क्योंकि उसकी एक जो दीदी की एक रकम रहती है वो एजेंट लेता है। तो वो जो रकम रहती है जब तक वो कंप्लीट नहीं होती है तो तब तक वो लड़की को वो माहौल में, वो एरिया में रहना पड़ता है, वो घर में रहना पड़ता है। नहीं, मतलब कोशिश करती है ना कि भाग जाओ यहाँ से। कोशिश क्योंकि जब भी कोई नई लड़की वहां पे आती है तो उसका पास मोबाइल नहीं रहता है, वो कांटेक्ट नहीं कर पाती। लकीली अगर कोई अच्छा कस्टमर उसके पास जाता है और वो इंसानियत के नाते से अगर उसमें डील होती है वो लड़की में और एक रिलेशन अच्छा दे जाता है, होता है, तो तभी वो उसको बोलती है कि मुझे ये बिजनेस नहीं करना है, मुझे यहाँ पे जबरदस्ती लेके आए हैं, तो आप कुछ भी कीजिए, कोशिश कीजिए और पुलिस इंफॉर्मेशन कीजिए। हाँ। तो तभी वो ये किया जाता है। अलग अलग एनजीओ जब वहां पे काम करती है तो उनको भी डायरेक्टली अंदर एंट्री नहीं रहती है, एक बाहरी जो सीट रूम रहती है वहीं पे एंट्री रहती है, तो वो अंदर जाके नहीं देख सकते वो कि अलग अलग खोली में क्या है। हाँ, अगर कोई लड़की वहां पे आती, कुछ दीदी लोग बहुत अच्छे रहते कि 18 साल के अगर कोई लड़की आती है तो वो बताते हैं कि बाबा ऐसी ऐसी लड़की आई हुई है दीदी, क्या करना है। तो फिर पुलिस यंत्रणा के सपोर्ट लेके हम वो केस अच्छी तरीके से उस पे काम करते हैं और वो जो लड़की जहां से आती है वो वहां पे हम उनको रिटर्न भेज देते हैं। बीच में एक पूना में की केस थी कि वो लड़की गंगू कोटेवाड़ा, ये पिक्चर वो लड़की ने देखा था, उसकी उम्र 16-17 साल की रहेगी। जब वो लड़की वहां पे आई तो सिर्फ नॉर्मल झगड़ा था, माता पिताजी से नॉर्मल झगड़ा था। हाँ, ठीक है। पर वो झगड़ा से उसको ऐसा लगा कि माँ पिताजी का गुस्सा आया और उसने घर छोड़ दिया और वो एरिया में आके उसने ये बोला कि मुझे ये काम करना है, अगर मैं ये काम करूंगी तो मेरे मम्मी पापा को पता नहीं चलेगा। तो फिर हमने वो केस को बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्रोमाइज की, उसको लड़की को काउंसलिंग किया, उसको मैंने कम से कम 3 से 4 घंटे समझाया कि आप कहाँ पे हो, ये एरिया क्या है और आपको यहाँ से क्यों निकलना है, क्योंकि आपका भविष्य बहुत अलग है, आप एजुकेटेड हो, आप खुद अगर अच्छे से काम करेंगे तो काफी आपको पगार मिल सकता है। और माँ बाप से झगड़ा है तो वो एक टाइम के लिए, वो कुछ मिनटों के लिए है, पर अपने माँ बाप जो प्यार हमें देता है वो कोई दूसरा इंसान हमें प्यार नहीं दे सकता है। तो काउंसलिंग होने के बाद में पुलिस यंत्रणा से बातचीत होके हमने वो लड़की को वापस उनके घर समझ भेज रही दिया। हो? समझ गई। काफी समझाना पड़ा क्योंकि उसके मन में पिताजी के लिए और माँ के लिए गुस्सा था। उस गुस्से में वो अपनी लाइफ स्पॉइल करने आ गई थी। और अगर वो थोड़ा कहीं अलग जगह पे जाती थी तो वो नहीं मिल पाती थी, पर वहाँ की जो घर मालकिन दीदी थी उसी ने मुझे कॉल किया था। अच्छा। तो वही घर पे जाके मुझे उसका काउंसलिंग करके मैंने पुलिस यंत्रणा को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, और फिर पुलिस यंत्र ने भी मुझे सपोर्ट किया, दामिनी पथक ने सपोर्ट किया और वो केस पे हमने अच्छे से काम कर पाए। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि दीदी लोग खुद होके आती है तो वो परसेंटेज कम है, पर वहाँ पे ज्यादातर कैसा रहता है कि किसी को फंसाया जाता है, किसी को उसका आदमी या तो उसका बॉयफ्रेंड या तो उसका जो प्यार करने वाला जो इंसान रहता है वही उसको वहां पे लाके रखता है, कुछ दिन आप ये काम करो फिर अच्छे से पैसे कमाएंगे, हम अच्छा सा घर ले पाएंगे, अगर पैसा आएगा तो हमारा नीड्स पूरी हो जाएगी, अपना खुद की एक घर रहेगा, अपने बाल बच्चे लोगों के लिए पैसा रहेगा।
तो ये एक प्रभाव वो दीदी के दिमाग में वो इंसान डालता है। और फिर उसके बाद में वो एक्सेप्ट करती है कि चलो 4 पैसे अगर मुझे कमाना है, घर चलाना है, तो मैं ये काम कर पाऊँ। पर ये जो काम है ये पर क्या ये नहीं आता उनके दिमाग में कि इससे हमारी सैलरी कितनी होगी, इससे हमारी अर्निंग इतनी कितनी होगी कि हम ये काम करें, हम कुछ और भी तो काम कर सकते हैं, ये दिमाग में नहीं आता है? दीदी कैसा रहता है कि जब ये बिजनेस में वो दीदी जाती है तो एक मनी सोर्स ज्यादा रहता है। अच्छा। क्योंकि एक उम्र रहती है, कोई भी जब वो धंधा जो रेड लाइट एरिया का जो देह बिक्री व्यवसाय का जो काम है, तो एक उम्र में ये काफी अच्छे से चलता है। 18 से 35 ईयर ये जो है बोलो तो 35 साल, इसमें काम बहुत अच्छे से होता है और पैसा भी उतना आता है। और फिर वो जो पैसे की एक लालच जो दिमाग में आती है कि पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, तो अगर मैं वहां पे वो जो दीदी लोगों का एजुकेशन उतना नहीं रहता है, वो सीखी नहीं रहती है, हाँ, तो इसलिए उनका अगर वो दूसरी तरफ अगर वो जाती है तो उसको 10, 15, 20 इसके ऊपर तो पगार नहीं मिल सकता। अगर घर काम भी करती है तो उसको ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 हजार के ऊपर तो नहीं मिल सकता। ये दीदी के पे डिफरेंट बहुत सारे लोग रहते हैं। कोई दीदी का पति बीमार रहता है, जो बीमारी से जूझते रहता है, गंभीर बीमारी रहती है। किसी दीदी के पति का पैरालाइज या तो अपंग रहता है, या तो कुछ दीदी की पूरी फैमिली की जवाबदारी उसके खुद पे रहती है कि उसको यहाँ से जो कमाया हुआ पैसा रहता है वो गांव भेजना पड़ता है और मनी ट्रांसफर करना पड़ता है। एक मनी ट्रांसफर की एक जस्ट केस है, वो मैं बताना चाहती हूँ। एक आंटी थी कि जो आसाम से थी और वो यहाँ पे मैनेजर का काम करती थी। तो वो जो भी कुछ पैसे उसका मंथली जो पगार था उसमें से आधा पैसा उसके बच्चे को वो भेजती थी, पेड करती थी। और लकीली वो वहाँ पे उनको आसाम में उनका जो लड़का था उसकी जो बीवी थी, उनको वहाँ के एक इंसान ने बताया कि ये जो पैसे आ रहे ट्रांसफर होते, ये बुधवार पेट के नंबर से ट्रांसफर होते हैं। तो बुधवार पेट का जो जहाँ से भी वो आंटी मन गूगल पे फोन पे करती थी, तो वो वहाँ का एक मोबाइल का दुकान रहता है, वहां से वो करती थी वो पैसे। उसके खुद के मोबाइल पे से तो वो नहीं करती थी, पर वो वहां से करती थी। तो वो एक बार उनको पता चला कि बुधवार पेट से ये मनी ट्रांसफर हो रहा है। तो जब आंटी वो बीमार गिर गई और जब वो घर पे चली गई, तो उसके बेटे ने और उसके बहन ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, उनको वापस से भेज दिया कि आप गलत काम कर रहे थे और आपको यहाँ पे ये नहीं है, बोले तो एक आपको ये रहने की जगह हम नहीं दे सकते क्योंकि आप गंदगी में से हमारे पास आई है। पर कर तो वो अपने बेटे के लिए रही थी। यस, पर उसने वो माइंड उसका अच्छे से उसने बनाना चाहिए था और वो माँ को एक्सेप्ट करना चाहिए था, क्योंकि वो जो भी कुछ कर रही थी वो उसके बेटे के लिए कर रही थी। और जब तक पैसा है, जब तक वो अच्छे तरीके से ले रहा था, पर वो समझना और एक्सेप्ट करना ये भी उतनी ही एक आज के समाज में महत्वपूर्ण है। और आज भी समाज के लोग वो एरिया को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो एरिया के बारे में लोगों के दिमाग में गंदगी ही है। क्योंकि लोग यही सोचते हैं कि वो एरिया गलत है, वहाँ के दीदी लोग गलत काम करते हैं, कम टाइम में बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं और इनको जो घर संसार है ये घर संसार फोड़ते हैं, हाई रिस्क में जाके किसी को बीमारी देते हैं। HIV सर की बीमारी उनको जेंट्स लोगों को होती है, तो इसका सभी कारण ये लोग है, ये दीदी लोग है करके। तो ये जो वैचारिकता है, तो इसको चेंजेस लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमने अच्छे से उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो वो कभी समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आज भी जो बिजनेस वो कर रही है, अभी सुप्रीम कोर्ट के निकाल के हिसाब से एक दर्जा उनको मिला है देह बिक्री व्यवसाय करने के दीदी लोगों को। पर ये जो दर्जा देने के बाद में भी उतनी समानता है क्या, उतनी स्वतंत्रता है क्या,
उतना उनको अच्छे से कोई सोच पाता है क्या? क्योंकि अभी भी कहाँ पे ऐसे कुछ एरियाज है या तो जो स्लम पॉकेट रहते हैं, वहां पे जब गाली गलौज होती है तो जो गाली यूज होती है वो स्पेसिफिक वो एरिया से ही शुरू होती है। जब भी कोई इंसान गुस्से में आके गाली देता है तो उसके शब्द क्या रहते हैं, वो एरिया को ही बिलोंग करते हैं। कि जो मुझे अभी यहाँ पे वो गाली मैं बता सकती थी पर नहीं बताऊंगी, पर गाली वहां से ही शुरू होती है। और ये जो एरिया है, ये एरिया में भी लोग रही रहते हैं ना। वो जब यहाँ पे आती है रेड लाइट एरिया में ये काम करती है, तभी जब उसको समाज की जरूरत रहती है तभी समाज कहाँ पे जाता है। जब भी समाज में अगर उसको इन कर्जा चाहिए रहता है तो जब भी उसको कर्जा नहीं मिलता, उसको भावनिक मानसिक सपोर्ट करने वाला इंसान कोई नहीं मिलता। और जब वो अगर डिस्टरबेंस होता है, तकलीफ होती है, और वो समाज के ही लोग उनको फंसाते हैं ना, समाज में से ही वो जो रेड लाइट एरिया बना है या तो जो बुधवार पेट में जो दीदी लोग आ रही है, तो ये क्यों आ रही है? कहा तो भी समाज भी उसको कारणीभूत है मेरे हिसाब से। हाँ, क्योंकि जितना भी मैं उन पे काम करती हूँ, उनके जब अलग अलग केस स्टडी होती है तो अलग अलग जब मुद्दे पॉइंट आउट होते हैं तो तभी पता चलता है कि हर दीदी का प्रॉब्लम क्या है, हर दीदी क्यों यहाँ पे आई है। और तभी कहा तो भी मन को भी बुरा लगता है कि जो समाज सोच रहा है वो गलत सोच रहा है। समाज में चेंजेस लाना जरूरी है। मेरे पगार में से जो कुछ एक ठराविक रकम मैं हमेशा बाजू में निकालती हूँ, भले कितने भी प्रॉब्लम आए तो वो पैसा मैं खर्चा नहीं करती हूँ। वो पैसे मेरे सोशल काम के लिए ही है। क्योंकि जब हम कमाते हैं उसमें से कुछ पैसा हम सोशल काम के लिए रखना चाहिए, हम किसी को खुशी देना चाहिए। तो वो मैंने बहुत पहले से ही किया है कि मेरा जो पगार है, भले मुझे पगार पहले कम था पर उसमें से भी मैंने पैसे बाजू निकाले थे। और साल भर में ऐसी डेथ कितनी होती है, 3-4 डेथ होती है, उसमें से अगर वो बजट में हो जाता है। हाँ, एक एक डेथ जो रहता है, मैंने एम्बुलेंस से डील की है। एम्बुलेंस भैया मुझे सपोर्ट करते हैं जो ससुन हॉस्पिटल से है। वो भैया मुझे एम्बुलेंस वैकुंठ तक लेके जाते। अगर मैंने उनको बोला कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, कभी कभी मेरे पास जब आते हैं तो मैं दे देती हूँ, जो कपड़ा रहता है, जो भी एक विधि का सामान रहता है, तो इसके लिए काफी है। और वो उसके लिए मुझे थोड़ी गाजा वाजा करना है, बहुत बड़ा करना है, अंतिम संस्कार नहीं, जो है जैसा है नॉर्मल, जितनी मेरी कैपेसिटी है मैं उसके हिसाब में वो काम कर रही हूँ। और वो काम में बुरा भी लगता है कि 4 लोग जब उसको हाथ लगाने, जैसे कि कुछ केस में मिलते हैं 4 लोग, पर कुछ केस में जो बीमार HIV पेशेंट के अगर डेड बॉडी रहेगी तो लोग आगे नहीं आते, क्योंकि लोगों का नजरिया अभी भी चेंज नहीं हुआ है। लोगों को ऐसा लगता है कि वो इंसान जब मर जाता है तो उसकी जंतु हवे में जम्स हवे में उड़ते हैं और फिर हमें लग जाएंगे करके वापस से टच नहीं करते हैं। पर ऐसे कितनी तो भी बॉडी को मैंने वो अंतिम विधि का काम किया है। अगर यहाँ पे और मैंने एक सबसे बड़ा थोड़ा सा अलग काम किया है कि जो एरिया के HIV पेशेंट तो अलग है, पर बाहर के कुछ HIV पेशेंट का मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया है। और मुझे खुशी ये बात की है कि मैंने वो 2015 में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया था और वो अभी तक अच्छे से रन हो रहा है। अच्छा। और उसमें से जो दीदी लोगों ने कुछ एक ऐसा टाइम उनके जीवन में आया था कि वो रुक गए थे, परेशान हो गए थे जिंदगी से, ART गोली खाने से। क्योंकि जो ART की गोली रहती है वो सभी को सूट नहीं होती है। कभी कभी ART गोली नहीं ली तो वो दीदी मानसिक रोग बोले तो डिस्टरबेंस होती है। मेरे जीवन में एक मैंने बहुत अच्छा काम किया था, एक छोटे बच्चे का जो 3 महीने का बच्चा था उसकी जान बचाई थी। वो दीदी जो थी वो ART की सेक्स वर्कर थी दीदी। और वो दीदी का 3 बच्चे लोग थे और 3 बच्चे लोगों में उसके साथ जो पार्टनर था वो चला जाने से उसने ART गोली बंद की थी। और वो कात्रज में नरे अंबेगांव में रहने के लिए थी भाड़े के खुली से, 3000 रुपए भाड़ा था।
तो उसके मोबाइल में मेरा नंबर था। तो जब ART गोली बंद हो गई तो मानसिक डिप्रेशन में गई, घर गंदा रखने की, कुछ खाने की नहीं, पीने की नहीं, बच्चे लोगों को आंग नहीं नहलाने की, खुद आंग नहीं नहाने की। तो फिर वो बाजू वाले लोगों ने जो घर भाड़े से दिया था, वो दीदी ने बोला कि आप घर खाली करो। पर वो उसकी मेंटेलिटी ही नहीं थी कि उसके बाद को वो समझ पाए। मेंटल कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि वो उसके बाद को समझ पाए। और उन्होंने जब 3 महीने का जो बच्चा था, वो नवले ब्रिज के नीचे जाके प्लास्टिक में वो बच्चे को मारने की वो कोशिश कर रही थी। तो वो बच्चा 2 बार बच गया। फिर उसके बाद में वो मोबाइल में मेरा नंबर रहने के कारण मुझे कॉल आया, दीदी आप वो लड़की को पहचानते हैं क्या? तो फिर 2-3 नाम सिमिलरिटी थे। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, क्या उनको 2 बच्चे हैं और अभी तीसरा बच्चा हुआ है और वो दिखने के लिए ऐसी है। फिर उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेजा, तो मैंने बोला हाँ, ये लड़की तो मैं पहचानती हूँ, ये दीदी को। फिर उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा वो कर रही है, खुद के ही बच्चे को वो मारने की कोशिश कर रही है। तो फिर मैंने उनको समझा के बताया कि दीदी ये विषय ऐसा ऐसा है, आप वो दीदी को बुधवार पेट के जो हमारी चौकी है वहां पे लाके छोड़िए, मैं उनको वहां से पिकअप कर लूंगी। तो वो दीदी ने रिक्शा की और वो वहां तक आ गई। और फिर उसके बाद में वो दीदी ने 2 बच्चे क्योंकि मुझे आने के लिए 5-10 मिनट का लेट हुआ, वो 2 बच्चे लोगों को उसने एक जगह पे बिठाया, एक बिल्डिंग के नीचे। और वो छोटा बच्चा वापस प्लास्टिक के पिशवी में लेके वो ने क्या मारने के लिए वो आगे जा रही थी। उसको ये नहीं पता था कि वो क्या कर रही थी, इतना ज्यादा वो इसमें थी। तो वो एक स्टेशन पे, वो बोले तो जो पुलिस स्टेशन था वहां पे वो दीदी मिल गई। और उस पे रात भर हमने काम किया और उसको संस्थे में रखा, बच्चे को भी संस्थे में रखा, छोटे बच्चे को। और उसके 2 बच्चे लोग भी बाल कल्याण समिति के तरफ से अलग संस्था में रखे। पर वो नंबर कितना महत्वपूर्ण था कि किसी की जान में बचा। यस, बहुत। और वो बहुत महत्व का था कि उसको ये मालूम नहीं था कि वो क्या कर रही है। वो इतने होश में नहीं थी, कॉन्शियस नहीं थी वो। और अभी एक बीच में एक केस हो गई, 1 ही महीना हुआ, कामगार दिन था, 1 मई कामगार दिन। वहां पे एक दीदी गुजर गई थी कि ये जीने पे से गिर गई थी, पर उसका जो लुक था गिरने का, तो उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई कस्टमर ने आके उसको ढकल दिया रहेगा और उस मारने की कोशिश हुई है। वो तो नहीं, क्या किसी ने तो भी उसको मार के धक्का दिया है और वो चला गया है। पर बाद में सिचुएशन ऐसी थी कि 2 घंटे वो दीदी गुजरी थी, पर किसी ने ना पुलिस इंफॉर्मेशन किया, ना 108 को कॉल किया था, ना कुछ किया। मतलब डेथ हो चुकी थी। जब मैं 2 घंटे के बाद में, वो गुजर गई थी 7 बजे, लोग आ रहे थे, देख रहे थे, पर कोई कुछ हेल्प नहीं कर रहा था। वो केस में थोड़ा सा मन से बुरा लगा कि अभी भी क्यों नहीं बदल रहे, क्यों नहीं सोच रहे कि अगर हम देख रहे हैं तो वो काम वो भी कर सकते हैं। और पुलिस तो सपोर्ट करती है, जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो पता चलने वाला ही है ना। अगर हम पुलिस इंफॉर्मेशन करते हैं इमरजेंसी में, अगर कुछ भी वहां पे होता है तो लोगों ने करना चाहिए आगे होके वो जान बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन नहीं करते। क्योंकि जब लोगों को खुशी होती है पैदा होने की, तो जब गम का माहौल होता है कि एक इंसान जब जाता है, तो वो इंसान जाने की तकलीफ जो रहती है ना, वो जो अंदर से रहती है ना, वो क्यों लोग नहीं समझ पाते। भले वो कैसा ही रहेगा, गलत रहेगा, अच्छा रहेगा, वो अपने से अच्छा नहीं व्यवहार करता होगा, कि गलतियां बहुत सारी है, पर इंसान तो है, इंसानियत दिखाना चाहिए। वो सुविधा उनको इमरजेंसी मिलनी चाहिए। वो एरिया में बहुत काम है दीदी, जितना काम करेंगे उतना कम है। और आप बहुत बड़ा काम कर रही है मैम। आप जैसे लोगों को सलाम, सल्यूट। बहुत बड़ी बात है कि आप लोग इतना आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, और समाज में आप लोगों को भी बहुत गलत बोला जाता होगा, स्टिल आप लोग लगे हुए हैं कंटिन्यूटी के साथ काम कर रहे हैं। बुरा तो ये बात का लगता है कि घर परिवार भी पहले एक्सेप्ट नहीं करने के ये काम के लिए। अभी भी बुरा ये बात का लगता है कि वो एरिया में घर रहने के कारण कोई
फ्रेंड सर्कल वहाँ पे नहीं आते, रिलेटिव्स नहीं आते अभी भी। और ये भी एक सिग्मा था कि बुधवार पेट में रहती थी करके शादी होने के लिए भी प्रॉब्लम वहाँ पे मुझे ही नहीं बहुत सारे लोगों को आता है। पर मैंने जो मेरा ये जीवन है, जितना मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं सोशल काम में ही डालूंगी। मुझे बड़ा नहीं होना है, मुझे छोटा ही रहना है, पर मुझे काम अच्छा करना है, इंसानियत का काम करना है, और मेरे काम से लोगों ने मुझे पहचानना चाहिए। और ये जब हम काम करते तो इसमें जितने भी प्रॉब्लम आएंगे, जितना भी संघर्ष मुझे आएगा, मुझे वो झेलना पड़ेगा। क्योंकि जब हम कोई अच्छा काम करते तो कठिन परिस्थिति को मैंने फेस किया है, क्योंकि ये काम इजी नहीं था। जब भी कोई अच्छा काम हम कर रहे हैं ना, तो तकलीफ देने वाले लोग बहुत सारे रहते, और वहीं के रहते, कुछ अपने रहते, कुछ पराई रहते। पर उनको नाम का सिक्का बोले तो, जब नाम अगर फेम होता है तो वो कहाँ तो भी रुकाने के लिए लोग कोशिश करते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मुझे भी बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे दिक्कतें आई, पर जज्बा और कॉन्फिडेंस इतना है कि मुझे अच्छा करना। आप रुकी नहीं? मैं रुकी नहीं ना, मुझे रुकना है। वाह। मुझे लोगों के लिए काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है, कौन से भी सेक्टर में, कौन से भी विषय पे। और सिर्फ मैं रेड लाइट एरिया के दीदी पे काम नहीं करती हूँ, मैं अलग अलग लोगों पे काम करती हूँ। और मेरा जितना भी टाइम है मैं वो समाज के लिए देती हूँ। और मुझे समाज में परिवर्तन लाना है, मुझे समाज में चेंजेस लाना है, मुझे लोगों की आवाज को आगे बुलंद करना है, लोगों में बदलाव लाना है। और भले वो बदलाव छोटा मोटा रहेगा, पर वो मेरे लिए काफी है, क्योंकि मैंने आगाज किया है। तो मेरे जैसा अगर कोई और भी आगे आता है, बढ़ता है, और बचपन से अगर मैं काम कर रही हूँ, तो आज ना कल मुझे लोग मेरे अच्छे काम से पहचानेंगे जरूर। जैसा कि गंगूबाई कोठारे का ऑलरेडी वो प्रोफेशन में थी करके उनका वहां पे स्मारक बना। पर मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं वो एरिया में काम कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, तो मेरे नाम से वो एरिया पहचाना जाए, इसलिए भी मैं काम करूंगी। वेरी नाइस। और इंसानियत से बड़ा कोई काम नहीं है, जो आप कर रही हैं वो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम। सल्यूट है आपका मैम। थैंक यू दीदी, थैंक यू।